यहाँ पर मेजरमेंट की बात करते हैं तो जितने भी हमारे मेजरिंग टाइप है, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, मूविंग आयरन है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर है, इंडक्शन टाइप है, थर्मोकपल हॉट वायर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, रेक्टिफायर है। तो ये टाइप ऑफ सप्लाई एसी डीसी कौन से पे काम करते हैं, इनका स्केल लीनियर है, नॉन लीनियर है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो पीएमसीसी और रेक्टिफायर दो का ही हमारा जो स्केल होता है वो लीनियर होता है, बाकी का जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है। लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस ये होता है दोस्तों, जो लीनियर होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो नॉन लीनियर होता है वो स्क्योर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एक का स्क्वायर एक ही होता है, अगर एक की जगह दो कर देंगे तो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, लेकिन चार तब होगा जब उसकी पावर दो होगी। लेकिन यहाँ पर पीएमसीसी और रेक्टिफायर में पावर एक ही रहती है, इसलिए इनका स्केल जो है वो लीनियर रहता है। मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ये एसीडीसी दोनों पे काम करते हैं। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एसीडीसी दोनों पे काम करता है। थर्मोकपल हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट एसीडीसी पे काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। मात्र जो इंडक्शन टाइप हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो केवल एसी पे काम करता है, नहीं तो अधिकतर एसी डीसी पे ही काम करते हैं, और हमारा पीएमसीसी डीसी पे काम करता है। आगे बात कर लें कि इनका जो वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है, एवरेज मेजर करते हैं या आरएमएस मेजर करते हैं, वो भी दिया गया है। स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो किस किस के माध्यम से हो रहा है, स्प्रिंग कंट्रोल के माध्यम से है या फिर ग्रेविटी कंट्रोल के माध्यम से है। मोस्टली आप देखोगे स्प्रिंग कंट्रोल के ही माध्यम से है। बस एक जो ब्रेकिंग मैग्नेट दिया गया है वो इंडक्शन में दिया गया है, और डैम्पिंग जो है हमारी वो बेसिकली एडी करंट डैम्पिंग ही ज़्यादा यूज़ होती है। एयर फ्रिक्शन जो डैम्पिंग है वो ओनली मूविंग आयरन में यूज़ होती है, और फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग हमारी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज़ हो रही है। इसके अलावा तकरीबन एडी करंट डैम्पिंग ही सब में यूज़ होती है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिले वगैरह की, जो हमारे सर्किट पावर सर्किट से रिलेटेड होते हैं। रिएक्टेंस, इम्पिडेंस और मोह तीन बेसिकली रिले होती हैं। रिएक्टेंस शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए होती है, इम्पिडेंस मीडियम ट्रांसमिशन के लिए, मोह लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए। आगे फेस टू फेस फॉल्ट के लिए या फेस टू अर्थ फॉल्ट के लिए कौन सी रिले यूज़ होती है वो दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात कर लें मेजरमेंट की, तो ब्रिजेस जो हमारे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेजरमेंट ब्रिज होते हैं। इंडक्टेंस मेजरमेंट प्रेरक का जो मेजरमेंट करते हैं उनमें मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, हेस ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, हैवीसाइड ब्रिज, हैवीसाइड कंपवेल ब्रिज, ओवंस ब्रिज, ये सारे जो ब्रिज है हमारे वो इंडक्टेंस मेजरमेंट करते हैं। डी साउथी शेयरिंग वेन ब्रिज और आरएलसी ब्रिज ये हमारे कैपेसिटेंस मेजरमेंट करते हैं। आगे ट्रांसड्यूसर की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन से एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो जिन्हें ऊर्जा के परिवर्तन के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। जिनका परिवर्तन बाह्य ऊर्जा से नहीं होता है या बाह्य ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है वो हमारे सक्रिय ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक्टिव जिन्हें हम बोलते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं थर्मोकपल, पीजो इलेक्ट्रिक, फोटोवोल्टिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हमारे एक्टिव ट्रांसड्यूसर हैं। आरएलसी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और फोटो कंडक्टिव पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ये हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर हैं। आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारे जो इंसुलेटर्स होते हैं कि इंसुलेटर्स कौन सा इंसुलेटर किस के लिए काम करता है। पिन इंसुलेटर 33 केवी तक यूज़ होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर 800 केवी तक यूज़ होता है। स्ट्रेन इंसुलेटर मतलब दोस्तों अगर हम नंबर ऑफ डिस्क को वर्टिकली यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रेन होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर मतलब अगर नंबर ऑफ डिस्क को हम हॉरिजॉन्टल यूज़ करते हैं तो वो हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर होता है। शैकल इंसुलेटर सबसे लो वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। पोस्ट इंसुलेटर स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ होता है। एक और स्टे इंसुलेटर एनी वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, और ये स्टे वायर के लिए यूज़ होता है जो बेसिकली पोल को सपोर्ट करने के लिए होता है। एक हमारा रील इंसुलेटर होता है जो 150 वोल्ट से नीचे और 50 वोल्ट से 1 केवी तक के लिए यूज़ होता है, जो स्पेसिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। आगे दोस्तों हम पोल्स की बात कर लेते हैं। वुडन पोल होते हैं, डबल सिंगल पोल में आता है। ए टाइप एच टाइप पोल होते हैं जिनकी अलग अलग डायमेंशन होती है, अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग स्पैन लेंथ होती है और वोल्टेज रेटिंग होती है कि कौन सी पोल्स को हम कितनी वोल्टेज तक यूज़ करेंगे और कितनी स्पैन लेंथ तक यूज़ करेंगे।
सबसे ज़्यादा जो स्पैन लेंथ होती है वो स्टील टावर की होती है दोस्तों, जो 300 से 1000 मीटर होती है। जो वोल्टेज होती है इनमें 66 केवी से ऊपर होती है। बेसिकली 400 केवी, 220 केवी, 765 केवी में यूज़ होते हैं। सिंगल वुडन पोल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, स्पैन लेंथ 50 से 60 मीटर होती है। 22 केवी तक हम यूज़ कर सकते हैं। 22 केवी हालांकि इंडिया में और हरियाणा में तो यूज़ नहीं होती है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र या फिर मैक्सिमम वोल्टेज की रेटिंग है वो 765 केवी है। जो पावर ग्रिड द्वारा संचालित है HVDC लिंक है कुरुक्षेत्र के अंदर भादसों के सबसे बड़ा पावर ग्रिड का इंटरकनेक्टेड लिंक है, जो वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी वन नेशन का जो मोटो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो बीजेपी सरकार ने वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी का, पूरे भारत की जो एक ही फ्रिक्वेंसी एक ही ग्रिड इंटरकनेक्टेड है। तो 2013 के अंदर, दिसंबर 2013 के अंदर ये पूरा हो चुका था प्रोजेक्ट, आपको पूछ सकते हैं। और बेसिकली जो हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट पावर प्लांट है, मैं आपको बता देता हूँ। 1320 मेगावाट का पावर प्लांट है हमारा हिसार खेदड़ के अंदर। 600 मेगावाट का पावर प्लांट है यमुनानगर के अंदर। और इसके अलावा पानीपत की 4 यूनिट गिर चुकी हैं और 4 यूनिट चल रही हैं। पानीपत को सोलर में कन्वर्ट किया गया है, 10 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा है। हाइडल प्लांट हरियाणा के अंदर यमुनानगर और फरीदाबाद में संचालित हैं। प्राइवेट प्लांटों की बात करें तो हरियाणा के अंदर CLP झज्जर, चाइना लाइट पावर झज्जर का पावर प्लांट है, जो संचालित हो रहा है कनाडा की कंपनी के द्वारा। पहले ये चाइनीज़ कंपनी के द्वारा ऑपरेट होता था, लेकिन अब ये कनाडा की कंपनी के द्वारा ऑपरेट हो रहा है। हरियाणा की पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो 1109 यूनिट है 2011 के अकॉर्डिंग। और 19-20 की बात करें तो 1213 के करीब जो है पर यूनिट कंजप्शन है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावर प्लांट हैं वो कोल बेस्ड हैं, और हरियाणा की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो ज़्यादातर कोल के अंदर ही है। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो पूरे ओवरऑल भारत की 65% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल से जनरेट होती है, जिनमें सबसे ज़्यादा रोल कोल का है। और इसके बाद रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट है और सोलर पावर प्लांट है। विंड से अगर कोई स्टेट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है तो दोस्तों उसमें कर्नाटका टॉप पर है। सोलर से अगर कोई भी स्टेट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है तो राजस्थान है, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था है उसका 46% प्राइवेट सेक्टर से आता है, 24% स्टेट सेक्टर से आता है, और रिमेनिंग जो है वो रीजनल ट्रांसफ़र है, जो इंटर स्टेट ट्रांसफ़र होती है। भारत की अपनी जो व्यवस्था है, अपनी जो स्टैंडर्ड कंपनी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जो BHEL के साथ मिलकर काम करती है। और इसके अलावा भारत में सबसे बड़ी पावर प्लांट प्राइवेट जो ऑपरेटेड है तो वो अदानी के द्वारा ऑपरेटेड है। अदानी पावर है जो सबसे ज़्यादा पावर प्लांट है जिसके प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। पावर ग्रिड भारत का सबसे बड़ा अपनी गवर्नमेंट कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र का जिसका काम है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखना, आपके लिए बहुत काम आएंगी। साथ में मैं आपको वीडियो तो दे रहा हूँ दोस्तों, साथ में ये आपको मैं कुछ पॉइंट्स भी बोल के बता रहा हूँ, इनको आप कहीं लिख लेना। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट पेपर के अंदर दोस्तों देखने को मिलेंगे, और ये आपको जब आपका ALM का या फिर सारा पेपर हो जाएगा तब आप बिल्कुल इस चीज़ को याद करोगे कि किसी बंदे ने YouTube के ऊपर इतनी नॉलेज इतनी कम शॉर्ट वीडियो के अंदर इतनी लंबी या फिर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज दी है। इसके अलावा ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, ये आपके सामने वीडियो है, आप इन्हें देख सकते हो कि किन की सस्पेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। डाया मतलब प्रतिचुंबकीय है, पैरा मतलब अनुचुंबकीय है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। आपको ये पूछ सकते हैं कि जो निकेल या फिर कोबाल्ट है वो किस टाइप का मटेरियल था, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ज़्यादा चांस है एलुमिनियम और सोने के
कि चांदी, सोना चांदी जो हमारा होता है वो डायामैग्नेट है, प्रतिचुंबकीय है, और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सोडियम, प्लेटिनम ये हमारे पैरामैग्नेटिक है। कुछ मटेरियल्स हैं जो सोल्डरिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं या फिर वायरिंग में यूज़ होते हैं रजिस्टिव सर्किट के लिए, तो क्रोम, उनमें क्रोमोल, नाइक्रोम, कांस्टेंट मैग्नीन है। ये आप देख सकते हो कि कौन सा किसके लिए यूज़ हो रखा है, और ये बिल्कुल आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए कि कॉपर और निकेल मिला के कांस्टेंट बनता है, मैग्नीन कॉपर और मैग्नीश बना के ही बनता है। नाइक्रोम में 75 से 80% नाइक्रोम होता है, 20 से 30% क्रोमियम होता है, शेष आयरन होता है। सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस की ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस न्यूनतम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, जो प्रभावी रेजिस्टेंस होता है केवल आर होता है, लेकिन समानांतर के अंदर बिल्कुल सीरीज का अपोजिट होता है। जब सप्लाई फ्रिक्वेंसी कम होती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से तो सीरीज के केस में कैपेसिटिव होता है, सेम चीज पैरेलल के केस में इंडक्टिव होगा। सप्लाई फ्रिक्वेंसी जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो सीरीज के केस में सर्किट इंडक्टिव होता है और पैरेलल के केस में कैपेसिटिव होता है। क्वालिटी फैक्टर एक्सएल अपॉन आर और ओमेगा एल अपॉन आर भी होता है। वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है क्योंकि करंट अधिक होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होती है तो वोल्टेज को मैग्नीफाइड करता है। ये सीरीज सर्किट एक्सेप्टर सर्किट होता है और पैरेलल सर्किट रिजेक्टर सर्किट होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना दोस्तों। 3 फेज के कुछ कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों। तीनों फेजों का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है फेज करंट के बराबर होता है। फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का डिवाइड बाय √3 होती है, या फिर ये कह लीजिए कि लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज के √3 के बराबर होती है। डेल्टा में लाइन करंट इक्वल टू 3 टाइम ऑफ फेज करंट। पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू √3 VL/IL cos phi। यही अगर स्टार की बात करें तो पावर का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 3 फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और cos phi। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, रूट हट जाएगा स्टार के केस में। कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन दी हुई है जो हमारे घरों में 6% तक का प्लस माइनस चल जाता है, और 33 kV इसमें 6% से 9% तक होता है। 33 kV से ऊपर तक ये 12.5% तक होती है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। कुछ यूनिट्स दी गई हैं दोस्तों कि रेजिस्टेंस ओम में, रेजिस्टिविटी ओम मीटर में, कंडक्टिविटी महो में, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी महो पर मीटर या फिर सीमेंस में, ताप गुणांक पर डिग्री सेंटीग्रेड, पावर वाट में, एनर्जी अगर आपसे कोई पूछे तो वो जूल में। आप मुझे दोस्तों कमेंट करके बताना कि 1 जूल हाउ मैनी वाट सेकंड होता है। इस चीज़ के आप मेरे को ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो के अंदर जो भी आपको ये वीडियो है दोस्तों 15 मिनट या 20 मिनट की जो भी ये वीडियो बनेगी, ALM के पेपर का 50% से ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये आपको क्लियर करेगी दोस्तों। ये मेरा दावा है यदि आप इसको अच्छे से देखते हो। बहुत मेहनत करके दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप भी अपना स्कोर परफॉर्म कर सको। और रट्टाफिकेशन मार लेना दोस्तों, आपको ये डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ल्यूमिनेंस की जो यूनिट होता है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर होती है। इल्यूमिनेशन लक्ष्य मीटर कैंडल भी होता है। ल्यूमिनेंस और इल्यूमिनेशन दोनों में फ़र्क होता है। लूमिनेंस फ्लक्स की यूनिट लूमेंस होती है। रिटेंटिविटी वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। एडमिटेंस सीमेंस, रिलेक्टिविटी मीटर पर हेनरी, परमेंस वेबर पर एम्पियर टर्न, रिलेक्टेंस एम्पियर टर्न पर वेबर या फिर हेनरी, एमएमएफ एम्पियर टर्न या फिर गिलबर्ट, चुंबक की तीव्रता एम्पियर पर मीटर, चुंबकीय विभव जूल पर वेबर, चुंबकीय तीव्रता न्यूटन पर वेबर या फिर एम्पियर पर मीटर या ओरस्टेड, परमेबिलिटी हेनरी पर मीटर होती है दोस्तों। परमेबिलिटी और रिलेक्टिविटी एक दूसरे का अपोजिट होता है दोस्तों, आप इस चीज़ का ध्यान रखना है। विद्युत फ्लक्स कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। विद्युतशीलता परमिटिविटी पर फैराड पर मीटर होती है। इस चीज़ का दोस्तों आप खास ध्यान रखना। बहुत सारे और भी ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैं जो मैं भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा दोस्तों। मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो फ्लक्स बराबर है एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए।
फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर एम्पियर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। सेल एंड बैटरी से रिलेटेड जिंक कार्बन सेल 1.5, जिंक क्लोराइड 1.5, सबसे ज़्यादा लिथियम की होती है 2.95, लीड एसिड का 2 वोल्ट होता है, निकेल आयरन का 1.36, सबसे कम जो है वो जिंक सिल्वर है 1.25, सिल्वर कैडमियम 1.86। जिंक सिल्वर सिल्वर कैडमियम प्राथमिक सेकेंडरी सेल है और प्राइमरी सेल हमारे ये सिल्वर ऑक्साइड, मैग्नीशियम, जिंक क्लोराइड है, ये कार्बन जिंक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो हम रिचार्ज कर सकते हैं, प्राइमरी सेल वो होते हैं जो हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिए गए हैं। सिंपल से एक बात है, सबसे ज़्यादा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वाटर का होता है। उससे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो हमारा जर्मेनियम का होता है। ग्लास का दिया हुआ माइका का 4 से 8 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट लेस होता है। रबर का 2.5 होता है। पोर्सिलिन का 5 से 6.2 होता है। एयर का 1.054 होता है। एयर का सिंपल 1 होता है 100 डिग्री ATM पर। चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं दोस्तों, ये आपको देख लेना। कैपेसिटर इंडक्टर को पूरा चार्ज होने में लगभग 5 टाउ, मतलब पूरा चार्ज होने के लिए उसको 5 × टाउ, मतलब RC सर्किट है तो R × C हो जाएगा, LC सर्किट है तो L/R हो जाएगा, LCR सर्किट है तो। कैपेसिटर इंडक्टर टाइम कॉन्स्टेंट 63% पर फर्स्ट चार्ज होता है। पूर्णतः कैपेसिटर इंडक्टर एक टाइम कॉन्स्टेंट में 73% डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर इंडक्टर को पूर्णतः डिस्चार्ज होने में लगभग 5 टाइम कॉन्स्टेंट का समय लगता है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो इस वीडियो से रिलेटेड नहीं होंगे बिल्कुल, और आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे दोस्तों। जाते जाते आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ दोस्तों। जो हमारे ब्रेकर्स होते हैं वो कितनी वोल्टेज के लिए यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, उनका क्विंचिंग मीडियम कौन सा होता है, ये भी दोस्तों एक बार आप देख लेना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहोगे। थैंक यू दोस्तों।